आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। यहाँ पे हमारे कॉफ़ी टेबल मीट का ये चौथा प्रोग्राम है। आज हमारे जो गेस्ट है आईएएस आनंद भंडारी सर, जो सीईओ अहिल्यानगर है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उनके साथ उनके मिसेज डॉक्टर स्मिता जी भंडारी, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी हमने रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आए। उनका भी हम जीतो की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। कॉफ़ी टेबल मीट आप सभी को पता ही है कि हम लोग जीतो कॉफ़ी टेबल मीट कैसा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसके बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन साथ साथ में अभी हम अंदर बैठे थे, तभी सर से बहुत सारी बातें हुई। सर जो है वो जुन्नर डिस्ट्रिक्ट से, जुन्नर ब्लॉक से पुणे डिस्ट्रिक्ट से ही है, लेकिन जुन्नर तालुका से उस तरफ से है। और उन्होंने उनका 10th तक का एजुकेशन वहाँ लिया है और फिर आगे पढ़ाई के लिए आगे आते हैं। सो कहने का मतलब है कि आज हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट तक पढ़ाते हैं और हम आगे बिजनेस में या अलग अलग क्षेत्रों में हम पढ़ाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में भी एजुकेशन लेके इंसान किस पोस्ट तक पहुंच सकता है, इसका आज जैन समाज के सामने जीता जागता ये उदाहरण है। तो एक बार जोरदार जैसे कि दिनेश भाई ने बोला, सर का जब प्रमोशन था उसके टाइम से सर मसूरी गए थे, वो टाइम से हम फॉलोअप में थे। बाद में फिर आगे पीछे होता रहा और आज वो टाइम आ गया। तो देर आए दुरुस्त आए। सर का जो पोस्ट है, उनकी जो गरिमा है, आज हमारे समाज के लिए बहुत प्राउड की बात है कि अपने समाज का आदमी आज एक डिस्ट्रिक्ट का हेड है। तो उनके साथ आज हम सब लोग मिल रहे हैं। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पहले हम सर के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाद में ओपन कॉल जिसको भी कुछ सर के साथ इंटरेक्शन करना रहेगा, उसके बाद सर हमें थोड़ा सा वो गाइड करेंगे। सर, पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपका प्रशासनीय सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आप नायब तहसीलदार से आज सीईओ तक पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे मैंने बोला, पहले तो सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। माननीय दिनेश भाई, विशाल जी, अभिजीत जी, आप सभी महानुभाव। जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा गांव जुन्नर जो तहसील यहाँ से आले फाटा के नज़दीक बेलने नाम का एक गांव है, मेरा ग्राम पंचायत एरिया है। वहाँ पे जिला परिषद की जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ मैं 4th तक मेरा एजुकेशन हुआ। वही जो हाई स्कूल है वहाँ पे 10th तक मेरी पढ़ाई हुई। एक बगल में आले नाम का गांव है, जो आले फाटा का एक्चुअली जो ओरिजिनल विलेज है आले, वहाँ पे मेरा 11th और 12th का एजुकेशन हुआ। बाद में यहाँ पे पूना कॉलेज में मैंने BSc एग्रीकल्चर, बाद में MP के भी राहुरी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी में मैंने MSc किया। तो एक्चुअली जैसे हर जैन का जो होता है कि पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का ही बैकग्राउंड है। मतलब मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट जॉब में था नहीं, पर मेरे पिताजी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो वो सोशली बहुत एक्टिव थे और उनकी एक हॉबी थी कि जो गांव के जो किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस में बार बार काम पड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो मुझे याद है बचपन में वो हमेशा हर दिन कोई ना कोई घर पे आता था और डॉक्यूमेंट लेके कि मुझे कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, किसी को डोमिसाइल निकालना है, किसी को 7-12 एक्सट्रैक्ट निकालना है। और वो पूरा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हर ट्यूसडे तहसील ऑफिस में पंचायत समिति में जाते थे और 2-3 बार मेरा उनके साथ जाना हुआ। तो मुझे याद है कि जैसे मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना था आफ्टर 10th, तो मैं उनके साथ गया और कुछ नॉर्मली जो सभी को जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंस, वैसे मुझे भी आया। वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा सीनियर पोजीशन पे हूँ। तो तब मुझे पिताजी ने कहा था मेरे कि तुझे ऑफिसर बनना है क्या। तो ये 10th से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। और जब मैं गांव में था तो मैं ये भी आपको बोलता हूँ, मैं पूरा जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस है, बिजनेस माइंडेड फैमिली है पूरी। और मैं खुद भी मैं जब सेकंड में था
तब से मैं शॉप में जाता था। हमारी ग्रॉसरी शॉप है गांव में, बहुत पुरानी, मेरे दादाजी के ज़माने की 1950 की वगैरह शॉप है। तो मैं हर सुबह शाम को ग्रॉसरी शॉप जाता था और बाद में बीच में स्कूल और पढ़ाई करता था। तो फॉर्चुनेटली थोड़ा एकेडमिक्स मेरा अच्छा था, 4th में स्कॉलरशिप होल्डर था, 7th में स्कॉलरशिप होल्डर था। तो पिताजी को लगता था कि ये कुछ कर पाएगा, तो वो मतलब उन्होंने सपना देखा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ, और हर किसी को बोलते थे कि मेरे बेटे को मैं अफसर बनाऊंगा। तो ये था मेरा जर्नी। और एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे एक दिन मैं पिताजी के साथ जा रहा था, एक टीचर मेरे हमको मिले रास्ते में, और उन्होंने बोला कि आपका बेटा होशियार है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन में डालिए और इसको आप एग्रीकल्चर में डालिए। तो ये वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ से मेरा एग्रीकल्चर का जर्नी शुरू हुआ। मैं एग्रीकल्चर गया, MSc मैंने लाहौरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में की, वहाँ पे मैं MSc में गोल्ड मेडलिस्ट था। और बाद में मैंने MPSC एग्ज़ाम्स प्रिपेयर किए और 4 बार एग्ज़ाम मैंने दी, चारों ही बार प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके मैंने इंटरव्यू भी वहाँ पे दी। तो इस तरीके से मेरा की जर्नी इस एकेडमी, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर है उसकी शुरुआत हुई। तो मेरा मेन मोटिवेशन मेरे पिताजी थे कि उनको लगता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ। और हाँ, तो फर्स्ट जर्नी आपका पहले तो बहुत ज़बरदस्त। अपने पिता, बहुत सारी चीज़ें रहती कि अपने माता पिता जो बोलते हैं और बच्चे अलग ट्रैक पे जाते हैं। आप एक जो अपने पिताजी ने बोला और आपने वो सच करके दिखाया, ये बहुत ही सराहनीय बात है। पहला पोस्टिंग आपका MPSC के थ्रू कहाँ पे हुआ? मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था 2001 की एग्ज़ाम में एज अ नायब तहसीलदार। 2002 में मैंने ज्वाइन किया था, और ज्वाइनिंग से पहले ही मेरा ऑलरेडी क्लास 1 में सेकंड एग्जाम में एज ए डिप्टी CO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्शन हो चुका था। मैंने नायब तहसीलदार ज्वाइन किया कलेक्टर ऑफिस सातारा में, और वहाँ पे 11-11.5 महीने का प्रोबेशन करने के बाद वही सातारा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मैं एज अ प्रोबेशनर BDO क्लास 1 डिप्टी CO करके मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। सो प्रोबेशन मेरा सातारा कलेक्टर ऑफिस और सातारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत में हुआ। और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था, नायब तहसीलदार का मैंने पोस्टिंग किया नहीं, मैं प्रोबेशन में ही था, ट्रेनिंग पीरियड में ही था। तो फर्स्ट जो मेरा पोस्टिंग था वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पुणे डिस्ट्रिक्ट में खेड़ ब्लॉक में मैं 4 साल BDO राहुल जी के वहाँ वही के हैं, तो उन्हीं के गांव में मैं 4 साल, मेरा पोस्टिंग भी था 8 साल में राजगुरु नगर रहा। और सेकंड पोस्टिंग मेरा जुन्नर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे खुद के ब्लॉक में मैं 4 साल एज अ BDO रहा। तो वहाँ से शुरू हुई मेरे। जब आप उधर खेड़ में थे तब राहुल जी शायद पत्रकारिता कर रहे थे वो टाइम वहाँ पे। तो बहुत बढ़िया जर्नी रहा सर। अभी सर अपने जैन समाज की एक सोच रही थी कि हर बच्चे बिजनेस में ही जाए, बहुत रेयर केस है, जैसे कि अभी समझो जीतो JTF के माध्यम से बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहा है। तो आपकी क्या सोचे कि जैन समाज के बच्चों ने बिजनेस में ही जाना चाहिए, या फिर ये आपने जो करियर चुना उसमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है? तो मुझे लगता है जैसे अभी जैन समाज का ओवरऑल अगर हम लोग प्रोग्रेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ बहुत बार हम लोग का संबंध आता है, स्पेशली जैन लोगों का। और वो भी जैसे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या MIDC हो। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया खुद, जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग एज IAS एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड जब हुआ था, तो कई सारे लोग मेरे पास आते थे कि मेरा एक काम 2 साल से 3 साल से अटका पड़ा है। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली समाज में कुछ ऑफिसर्स होने चाहिए, समाज के कुछ ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि महावीर प्रतिष्ठान का एक काम अटका पड़ा था, तो वो मेरे पास 2-3 बार आके गए, वो मैंने कर दिया। या आनंद दरबार का एक काम अटका पड़ा था, कई सारे लोगों का, अभी कोई पर्सनल काम भी कई सारे लोगों के मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उन लोगों के काम कर पाऊँ। मुझे लगता है कि जैन समाज के बच्चों में एक प्रतिभा तो होती ही है, और सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि जो सेंसिटिविटी होती है समाज के प्रति, जो धर्म हमको सिखाता है कि दूसरों के बारे में सोचे, हमेशा दूसरों को मदद करे। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच लेके जैन हमारे लड़के लड़कियां अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा चेंज वहाँ पे हो सकता है। और जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, महाराष्ट्र जैसे आपको पता है कि एक एडवांस स्टेट है जिसको हम पुरोगामी स्टेट बोलते हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, कई बार ये भी थोड़ी गलत फहमी होती है कि पर्टिकुलर अगर जैन हो तो आपको थोड़ा दबाया जाएगा या, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस महाराष्ट्र में जो मेरी 22-23 साल की सर्विस हुई बहुत काफ़ी अच्छा रहा। और मतलब ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे काम की कदर होती है। आप अगर अच्छा काम करो तो सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे 22-23 साल में बहुत सेक्टर्स में मैंने काम किया और मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि जैन लड़के लड़कियों में, अभी जैसे आपने बोला कि JITF के इस फोरम की वजह से कम 150 बच्चे आज UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देके आज एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और आपको फ़र्क दिखेगा।
मेरे पहचान के 4-5 लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए। और दूसरा एक रीज़न क्या होता है कि टिपिकली हम लोग जैसे बिजनेस करते हैं या सीए होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया फील्ड है। और जो सोशल अप्रोच लेके हम लोग चलते हैं एज अ कम्युनिटी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सर्विस इज़ जस्ट लाइक अ सोशल सर्विस। जैसे मैंने खुद भी, अगर मैं एरियाज़ आपको काउंट कराऊँ, तो जैसे मैंने हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मैंने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में काम किया है, स्वच्छ भारत मिशन में मैंने काफ़ी काम किया है, महिला एवं बाल कल्याण जो सेक्टर वहाँ पे काम किया है, एनवायरनमेंट में मैंने काफ़ी काम किया। तो हर एरिया में आपको एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर काम करने का चांस वहाँ पे मिलता है। मुझे लगता है कि जॉब के बजाय भी आपको इतना चांस मिलता है कि आप जो गरीब पिछड़ा हुआ जो समाज है, जो वंचित है, जिसको हम डिप्राइव्ड क्लास जो बोलते हैं, तो इसके लिए काम करने का सौभाग्य मिलता है। मैंने माल न्यूट्रिशन में काफ़ी काम किया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे समाज ने हमको सिखाया है, जो हम लोगों पे संस्कार होते हैं, तो वो इस सेक्टर में आके सही मायने में आप पिछड़े हुए लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और जैसे जेडीएफ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि और ये प्रयास बढ़ता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहेंगे, तो आना चाहिए मतलब। सर जैसे जीतो ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 हमारे जीतो मेंबर है, सब अपने अपने फील्ड में मास्टर है। बहुत प्रकाश जी धाड़ीवाल से लेके विशाल जी चोरडिया से लेके सब बड़े लोग पूना में जितना ये करते हैं, पूना की इकोनॉमी जो 50% इकोनॉमी जो लोग चलाते हैं वो जीतो मेंबर है। तो ये सब व्यापारी और प्रशासन, अभी आप सब फील्ड में, तो हम मिलके प्रशासन के साथ क्या होता है कि ऑफिसर्स का और व्यापारियों का कनेक्ट ही नहीं होता। तो कुछ ऐसे फील्ड है क्या जिसमें ये व्यापारी और प्रशासन के ऑफिसर ये मिलके कुछ काम कर सकते हैं क्या? अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने एज अ डिप्टी सीईओ ग्राम पंचायत, मतलब जो रूरल एरिया वहाँ पे काम किया है, और अभी एज अ सीईओ जैसे ऑलरेडी मेरा कम्युनिकेशन अहिल्यानगर में लोगों से शुरू हो गया। मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोग मेरे पास आके गए। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 तरीके से इस चीज़ को देखा जा सकता है। एक, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे अभी काफ़ी फोकस कर रही है। मतलब लाइक जो बिजनेसेस हैं, हम सबको पता है कि जो उद्योग होता है वो समाज को सशक्त बनाता है, वो समाज को खड़ा करता है, क्योंकि बिजनेस आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, बिजनेस आएगा तो डेवलपमेंट होगा। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो समाज का आर्थिक स्तर है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करते हैं, वो थोड़ा अपग्रेड होने में डेफिनेटली मदद होती है। मतलब किसी भी देश की जो प्रगति है वो उद्योग के बिना हो नहीं सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके अपने खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैं पुणे में था या सतारा में था, तो इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ कई बार मीटिंग्स हम लोगों की होती है। तो टिपिकल 2-3 टाइप की प्रॉब्लम्स या समस्या लोग मतलब उनको आती है। नंबर 1 कि कई सारी परमिशंस किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए होती है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास आना पड़ता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया या जो बिजनेस हब है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होता है, इसमें कई बार दिक्कतें ये लोग फेस करते हैं। जैसे रास्ता ठीक नहीं है, या सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या पानी की समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ा जा सकता है। अभी एज अ सीईओ आई एम हैविंग 14 से 15 डिपार्टमेंट मेरे अंडर, जिसमें रूरल वाटर सप्लाई है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, माइनर इरिगेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है। हर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट के अंडर, जिला परिषद के अंडर आता है। तो मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल या बिजनेस डेवलपमेंट है, उनको बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए या उसको स्मूथली रन करने के लिए जो सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए, वो डेफिनेटली हम लोग दे सकते हैं। तो कल ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज़ का मीटिंग थर्सडे को हुआ, तो एक कलेक्टर साहब में था नहीं, पर फ़ोन पे मेरी बात हुई थी। तो उनके कुछ इश्यूज़ है, तो वो एक तरह से हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये फोकस हो सकता है कि बिजनेसेस को थोड़ा सा आसान कैसे हो, सो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए। ये एंगल होता है जो बिजनेसमैन है उनके साइड से। दूसरा, हम लोग जो सोचते हैं कि बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, या जो ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे कंट्री में या स्टेट में हो रहा है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि CSR का एक बड़ा फंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। तो CSR से कई सारी अच्छी एक्टिविटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस साथ में मिलकर कर सकते हैं। मेरे अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में अभी बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में, तो काफ़ी मदद उससे हो रही है। जैसे अभी एजुकेशन में कम से कम
अराउंड 60 करोड़ का CSR ऑलरेडी जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये हो सकता है कि वो इन्वेस्ट करें, और जहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कुछ स्कीम्स होती है कि उस पर स्कीम ही नहीं होती या फिर गैप्स होते, तो ये गैप फंडिंग का या गैप फिलिंग का काम ये इंडस्ट्रीज कर सकते हैं थ्रू CSR, एक चीज़ है। दूसरा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे सिस्टम में है वो है सोशल ऑडिट। तो मुझे लगता है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है, आप लोग समाज देखते हो, दुनिया देखते हो, तो वर्ल्ड में जगह जगह क्या चलता है सबको पता होता है कि कई सारे लोग देश विदेश में घूमते रहते। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री सेक्टर एज अ थर्ड आई ये काम कर सकता है कि जो गवर्नमेंट में काम हो रहा है इस पे वॉच भी किया जा सकता है। सोशल ऑडिट का भी काम इंडस्ट्री सेक्टर या कॉर्पोरेट्स, ये बिजनेसमैन लोग कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये एक वे हो सकता है कंट्रीब्यूट करने का। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में जिसको हम कई बार मतलब लाइक फेस करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ वर्क्स जो मुझे हमेशा फील होता है कि मुझे लगता है कि एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का काफ़ी सारा स्कोप है। कि कई बार बोला जाता है कि गवर्नमेंट के काम अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ अगर सपोर्ट ये सेक्टर हम लोग को दे सकता है कि पैसा तो खर्च हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है गवर्नमेंट का। कभी भी देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की देखिए, स्कीम्स की पॉलिसीज़ में या उसके फ्रेमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट अगर इंडस्ट्री सेक्टर करे किसी भी तरह, CSR से करे या और भी करे, तो क्वालिटी ऑफ वर्क्स मॉनिटर करने के लिए और सोशल ऑडिट के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइप, जिसको हम लोग रियल में हम बोलते हैं सिम्बायसिस, तो एक अच्छा सिम्बायसिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में हो सकता है। अभी जो गवर्नमेंट का पूरा पेपरलेस वर्क का ये चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, देवेंद्र जी फडणवीस ने भी बीच में कि मंत्रालय में अभी कोई फाइल नहीं आएगा, सब ऑनलाइन। तो आप एज ए CEO आपके डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में क्या सोच रखते हैं, किस प्रकार से आप वो जो गवर्नमेंट का स्कीम है पेपरलेस वर्क कैसे इम्प्लीमेंट करें? एक्चुअली एक पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट का, उसको E-ऑफिस उसका नाम है, और उसको WAW मतलब वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ऐसा एक पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है, और ये पोर्टल हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं पहले लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में था, तो 100% हम लोग अभी जो हमारा ऑफिस वर्क है, मतलब लैंड रिकॉर्ड्स में अगर मैं रोज की 100 फाइल साइन करता था, तो उसमें से 98 फाइल्स E-ऑफिस पे थी। सिर्फ जो फिनांस रिलेटेड फाइल्स थी, जहाँ पे ट्रेजरी बोलती है कि हम लोग को आपका सिग्नेचर ही चाहिए, वो फाइल छोड़ के पूरा काम हमारा ऑनलाइन ही होता था। अभी अगर आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करो, जैसे जिला परिषद कम्स अंडर RDD रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सो इसमें E-ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है, कई जगह शुरू है। फॉर्चुनेटली अहिल्यानगर में कुछ हद तक E-ऑफिस शुरू हो चुका है, और मैं खुद भी अभी कल रात को भी घर पे बैठ के ही मैंने फाइल ऑफिस की क्लियर की। E-ऑफिस पे सब फाइल्स आती है, तो अभी इसको जाके मेरे सामने अभी एक चैलेंज है कि 3-4 डिपार्टमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, तो 14-15 डिपार्टमेंट है CEO के अंडर। तो मेरा एक पहला प्रयास है कि सभी जो ऑल 14-15 डिपार्टमेंट्स है, इन सभी में E-ऑफिस को हम लोग इम्प्लीमेंट करें, जिससे मतलब कोई भी पेपर हमारे सामने नहीं आएगा। और उसके बाद सेकंड स्टेज होगा जो हमारी ब्लॉक पंचायत के ऑफिस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंडर हर तालुका हेडक्वार्टर पे होते हैं, वहाँ पे E-ऑफिस को इम्प्लीमेंट करना। फॉर्चुनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो E-ऑफिस तो होने ही वाला है। और जैसे आपने बोला कि ऑनरेबल CM साहब का जो 100 डेज प्रोग्राम था और अभी 150 डेज प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने 2 कंपोनेंट रखे हुए हैं। एक है E-गवर्नेंस सॉल्यूशंस का, तो उसमें उन्होंने एक कंपटीशन रखा हुआ है 200 मार्क्स का और एक 100 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का जो कंपटीशन है, इट इज़ ओनली फॉर E-गवर्नेंस सॉल्यूशंस, कि आप लोग क्या कर सकते हो जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इसके लिए आप काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की है, सभी डिपार्टमेंट में करना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी E-ऑफिस के अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोग ऑलरेडी यूज़ करें। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो PMAY का 100% वर्क हमारा ऑनलाइन ही है। PMAY में एक भी पैसा हमारे पास आता नहीं है, सब सेंट्रलाइज्ड अकाउंट है और सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाता है। या जैसे एक सेकेंड स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जो MSLM बचत गट आपने सुना होगा, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, तो इनका भी जो फंडिंग है वो पूरा ऑनलाइन ही जाता है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी इतना है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं है, सब ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन जाएगा। तो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोग्राम्स है उसमें E-ऑफिस या ऑनलाइन सिस्टम्स का या IT सॉल्यूशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ आज हो रहा है।
और फॉर्चुनेटली अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी उसको फॉलो कर रही और कई सारे सेक्टर्स में हम लोग अभी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कल परसों 100 डेज का प्रोग्राम था ना, इसमें इनका 100 डेज का प्रोग्राम जो था second- हमारा लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जो कमिश्नरेट का कंपटीशन था उसमें लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट सेकंड आया था स्टेट में। तो हम लोगों ने काफ़ी, तो मैं मतलब ये भी आपको बोलूँगा कि लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो मैं जहाँ पे एडिशनल कमिश्नर था, तो ये डिजिटाइजेशन में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम करने वाला डिपार्टमेंट है। जैसे आपने ऑनलाइन 7/12 आज देखिए, 7/12 लेने आप जाते नहीं हुए ऑनलाइन कहीं, तो ये लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का ही बना सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन 7/12 होगा, ऑनलाइन फेरफार होगा, या ऑनलाइन आपका 8 होगा। अभी जैसे मेजरमेंट मोजनी जो हम लोग करते हैं, इसके लिए भी ई मोजनी वर्जन 2 रिसेंटली 4-5 महीने पहले लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। तो कई सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और ये सबसे ज़्यादा डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने किया हुआ। सबसे ज्यादा करप्शन उधर ही था, हाँ, ये तो अभी बहुत ट्रांसपेरेंसी वही है कि important मैन टू मैन कॉन्टैक्ट आपको कम करना है। हाँ, तो इस वजह से वही है। तो अभी आप घर बैठे मेजरमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और जो लास्ट का कप्रत होता है वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलता है। ऑनलाइन। अभी वो लास्ट में नहीं, बावनकुळे साहब ने भी वो डिक्लेयर किया कि खरीदी खत होते ऑटोमेटिक आपका 7/12 आ जाएगा, आपको जाने का या उसको ट्रिगर म्यूटेशन हाँ, बोलते वो हैं। भी तो यहाँ पे जरूरत है। आपका एक बार रजिस्ट्री हो गया, ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट को चले जाता है कि ये हो गया है और आपको इसको अभी फेरफार करना है, इसका म्यूटेशन आपको लेना है, उसको ट्रिगर म्यूटेशन हम लोग बोलते हैं। और आपने बोलते वक्त बोला कि परसों आप ऑनलाइन कुछ तो भी फाइल घर पे ये कर हाँ, रहे थे, रोज करता हूँ मैं। तो उसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट कैसे मिलता है? एक तो बहुत बढ़िया। मतलब देखिए, मुझे क्या लगता है कि कोई भी आदमी फैमिली के सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकता है। और जैसे मैंने बोला कि इतने एरियाज़ में मैंने काम किया, अगर हम लोग उसका जैसे काम करते रहेंगे तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैं आपको 100% बोलूँगा। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, डिप्टी सीओ ग्राम पंचायत था, तो आई यूज्ड टू स्टे इन द विलेजेस। सो मैंने कई सारे गाँव में हॉल्ट किया हुआ है, खेड़ में किया हुआ है, जुन्नर में किया हुआ है। तो मुझे लगता था कि लोगों के बीच में जाओ तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो जा ही नहीं सकते हो। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त ने एक बार मेरे वाइफ को फ़ोन करके कि बोला था, आपका आनंद की तरफ ध्यान नहीं है। बोले क्या हो गया? तो आप जाने कैसे देते हो उसको? तो लाइक मेरी वजह से उनका काम बढ़ रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो सबको प्रेशर है कि वो जा रहा है तो आप क्यों नहीं जा रहे। तो फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली है ही, उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो वो बढ़िया रहा। और स्मिता के बारे में क्या, वो शी इज़ हाईली स्कॉलर, मेरे से ज़्यादा हर कक्षा में उसको मार्क मिले, सपोर्ट तो रहता ही है। मैडम भी गोल्ड मेडलिस्ट है। यस, जैसे आपने बोला लोगों में जाके आपको काम करना पसंद था, आप हर विलेज में गए, ऐसा कोई एक किस्सा बताइए जिसमें आपको लगा कि मैं ये फील्ड में आया, मैं ब्यूरोक्रेट्स में आया, ये आज मेरा काम, ये काम करके मेरी लाइफ का सर, ऐसा कोई एक तो एरिया बोलना मुश्किल है। मैं एकदम इन शॉर्ट 2-3 एरियाज बोलता हूँ। पहला एक्सपीरियंस मेरा खेड़ ब्लॉक का जो था, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था खेड़ में, और मैंने माल न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया कि माल न्यूट्रिशन एक चैलेंज था। तो एक ट्राइबल पॉकेट में एक विलेज में मैं गया था, कातकरी फैमिली थी, जो आपको पता है कि प्रिमिटिव ट्राइब महाराष्ट्र की समझी जाती है। जैसा अभी प्रधानमंत्री साहब ने भी एक प्रोग्राम अभी लिया हुआ है कि प्राइमरीली जो पिछड़े हुए ट्राइब्स हैं उनके लिए, पीवीटी जो हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसमें उस फैमिली में मैं गया था जहाँ पे एक ही फैमिली में 2 बच्चे माल नरिश थे। तो मैंने जब जाके उनकी हालत देखी, तो अभी ये थोड़ा मुझे पता नहीं मीडिया में बोलना कितना ये लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जब उस फैमिली में गए तो मैंने वो जो बच्चों की माँ थी उनको मैंने बोला कि आपके दोनों ही बेटे माल नरिष्ट है, इनकी हेल्थ की आपको फिक्र करनी चाहिए। तो वो लेडी ने मुझे बोला कि मराठी में बोलता हूँ, उसने जो बोला, मेले तो मोरू द्या मला आणखीन 6 आहेत। तो मतलब लाइक इतना होता है कि उनको मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि अपने बच्चों को नर्चर करे। तो मुझे लगा कि इस एरिया में सिर्फ माल न्यूट्रिशन नहीं, तो फैमिली प्लानिंग के एरिया में भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने वो शुरुआत करी थी, माल न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, और जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनकी वो रिलेट करती है ना, प्रेग्नेंट वीमेन रिलेट करती है माल न्यूट्रिशन से। तो मुझे लगता है कि वो उस एरिया में मैंने काम करना शुरू किया था, वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा था। दूसरा जो मैंने उसी ब्लॉक में किया था, हम लोगों ने वनराई बंधारा, आपने मोहन धारिया जी का नाम सुना होगा, जो वनराई संस्था थी उनकी, तो एक बहुत बड़ा कैंपेन पुणे डिस्ट्रिक्ट में उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और सीईओ साहब ने लिया था। मैं वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, और बहुत बड़े पैमाने पे हमने वनराई बंधारा जो बांध होते हैं पानी अड़ाने के लिए, वो काम हमने किए थे। और जब कलेक्टर साहब ने विजिट की, या कई सारे मीडिया ने वहाँ पे विजिट की, तो एक दिन इंडियन एक्सप्रेस की टीम वहाँ पे आई थी
और हम लोग उनके साथ दिन भर घूमे। और जो खेड़ ब्लॉक का जो सबसे ड्राई एरिया है, जैसे राहुल जी को पता होगा, जैसे कनेरसर, वरुड़े, गाड़कवाड़ी, ये जो गांव है जहाँ पे हर साल हम लोग को टैंकर देना पड़ता है, तो उस एरिया में मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था। और जब वो कमेटी आई तो फरवरी मार्च में लिटरली उन्होंने हाथ से बावड़ी से पानी निकाला, वेल से, क्या बात। हाथ से, तो इतना पानी वो वेल में था। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे हुआ, तो हमने पूरे स्ट्रक्चर्स दिखाए कि उन्होंने बहुत बड़ी न्यूज़ उसकी इंडियन एक्सप्रेस में की थी, ऑलमोस्ट 40% पेज पे न्यूज़ थी, और उसका टाइटल मुझे आज भी आता है कि खेड़ रिप्स फ्रूट्स ऑफ रमदान, वाटर फॉर एवरीवन, ऐसा उसका टाइटल था। उसमें बहुत मुझे प्रेस किया गया था कि ये बहुत अच्छा काम किया। वो न्यूज़ मोहन दारिया साहब ने पढ़ी, उन्होंने इसके कटिंग्स निकाले, महाराष्ट्र के सभी सीईओज को, कलेक्टर्स को उन्होंने वो न्यूज़ भेजी। उनको बोलो कि एक पुणे डिस्ट्रिक्ट का एक बीडीओ अगर इस तरह का काम कर सकता है तो आप अपने ऑफिसर्स को बोलिए कि इस तरह का काम। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। और थर्ड एक्सपीरियंस था, मैं जब जुन्नर में बीडीओ था तो ट्री प्लांटेशन में बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया था। तो हमारे सीईओ साहब ने मुझे एक दिन बोला, 2010 की बात है, कि हम लोगों को ट्री प्लांटेशन में काम करना है और बेसिक्स से करना पड़ेगा। तो मैंने 89 नर्सरीज एस्टेब्लिश की थी खुद की, जो ग्राम पंचायत में थी, हाई स्कूल्स में थी, और हम लोगों ने वहाँ पे सीडलिंग्स बनाए 10,20,000। कुछ भी एक्सपीरियंस है, मैंने सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प ली, सब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और उस साल हमने इतना प्लांटेशन किया। कई बार तो होता है कि लोग मुझे फोटो भेजते कि सर आपने जो पेड़ लगाए थे आज उसका ये सिचुएशन। एक एक्सपीरियंस मैं छोटा सा शेयर करूंगा। हाल ही में मैं राजगुरु नगर के बगल में कोहिनकरवाड़ी नाम की ग्राम पंचायत है, तो वो लोग मेरे पास आए थे एक साल भर पहले कि सर आप, हमारे गांव की यात्रा है, उत्सव है, तो आपको आना है। तो मैं चला गया, तो वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ है, हिल है छोटी सी, वहाँ पे एक टेम्पल है। तो दर्शन करने के लिए निकले, तो रास्ते में एक पेड़ के पास उन्होंने मुझे रोका, एक आम का पेड़ था। मुझे बोला सर ये पेड़ देख के आपको याद आता है क्या? तो मैंने बोला कुछ याद नहीं आ रहा। ये पेड़ आपने लगाया हुआ है। तो फिर वो साइड से मैंने देखा तो उस पर मेरे नाम नेम प्लेट लगी थी, आनंद भंडारी बीडीओ। और वो पेड़ से उन्होंने 2 कच्चे आम मेरे हाथ में निकाल के दे कैरी, और मुझे बोला कि कहावत है कि अगर दादा पेड़ लगाएगा तो पोता फल खाएगा, लेकिन देखिए आपने लगाया आप ही फल खाएगा। और वो दो आम मैं घर पे लेके आया, मेरे बच्चों को दिए कि मैंने जो पेड़ लगाया था उसके ये आम है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे आते रहते। बहुत जबरदस्त। और ये अभी इसने याद किया, तो बीड डिस्ट्रिक्ट में था मैं, तो मियावाकी डेंस प्लांटेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डेंस प्लांटेशन करते हैं, जिसको हम इमिटेट करते हैं फॉरेस्ट को। मतलब ऐसे कहा जाता है कि आदमी पेड़ लगा सकता है लेकिन आदमी जंगल नहीं बना सकता। एक बहुत बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे कहा था कि आप जंगल नहीं बना सकते हो। ये मियावाकी एक जापानीज बोटनिस्ट थे, अकेरा मियावाकी, उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो इसके लेके मैं जब बीड में था एज एडिशनल सीईओ, तो हमारे जो डिविजनल कमिश्नर थे और हमारे जो सीईओ थे और हमने उनके गाइडेंस में, सीईओ और मैंने, एक बहुत बड़ा कैंपेन ये डेंस प्लांटेशन का बीड डिस्ट्रिक्ट में लिया था। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने 378 साइट्स पे मियावाकी, और नेक्स्ट ईयर 300 से ज़्यादा साइट्स पे। तो आज वो साइट्स पे अगर आप जाओगे तो पूरा जंगल बना हुआ, वो 5 गुंटे का होगा, 10 गुंटे का होगा। एक मैंने साइट बनाया था जो 1 एकड़ का था। तो पाली नाम का एक गांव है बीड से 20 किलोमीटर पे। तो हाँ, पाली का आप अगर जाके देखना, 1 एकड़ में 11,000 पेड़ लगाए थे हमने। और आज आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आज जाओगे आपको सब बर्ड्स दिखेंगे, आप बटरफ्लाइज दिखेंगे, मतलब वो जो बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने का बिंदुसरा डैम। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस तो ट्री प्लांटेशन में अभी सेम अहिल्यानगर में मैंने शुरू किया है अभी। अच्छा। तो इस मानसून में हम लोग अहिल्यानगर में, अभी मेरा प्लान है कि 300 साइट्स तो मैं अहिल्यानगर में करूँगा। तो एक मूवी है सीताराम मांझी का, जिन्होंने वो पहाड़ खोद के रास्ता निकाला था, वैसे सर ने जो ड्राई एरिया है वहाँ पे जंगल बनाए, तो बहुत अच्छा रहा। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर जैसे कोई भी सिटी डेवलप होती है, वो जब पुरानी रहती है, अलग अलग उसमें पेज रहते हैं, दैट इज द कोर सेंटर ऑफ दैट सिटी। जैसे नारायणपेट अपने यहाँ है, धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज आती है आउटस्कर्ट्स में आती है, और आउटस्कर्ट्स का एरिया ज़्यादा डेवलप होता है कंपेयर टू दैट सेंटर पार्ट। तो आउटस्कर्ट में जब डेवलपमेंट होती है तो ये ग्रीन जोन काफ़ी लेवल पे लो हो जाता है। तो कभी ऐसे डिसीजन लेने की नौबत आई आपको कि आपको वहाँ पे वो पेड़ काटने नहीं देने हैं, या वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई इंडस्ट्री आ रही है, बट वहाँ का ग्रीन जोन कम हो रहा है और कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर कभी सिग्नेचर करना पड़ता है? तो इसमें दो, मैडम ने जो पूछा, इसमें 2 एरियाज मुझे लगता है। एक है अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन प्लानिंग का,
और फॉर्चुनेटली क्या है, मेरा जो जुरिस्डिक्शन आज तक का रहा है वो रूरल एरिया रहा है, मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था। अब इसके आगे की पोस्टिंग होगी उसमें ये चैलेंज मुझे डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि फॉर्चुनेटली एज अ सीईओ आई एम लुकिंग आफ्टर रूरल एरिया। बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे और पोस्टिंग करेंगे तो थोड़ा आएगा सिटी एरिया। तो एक तो फॉर्चुनेटली ऐसी नौबत आज तक तो आई नहीं कि आपको कुछ डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटने पड़े। मेरा तो हमेशा फोकस ये रहा है कि आप प्लांटेशन करिए। मैंने जैसे बोला कि अभी ऑलरेडी मैं अहिल्यानगर जाके 1 ही महीना हुआ है, तो मेरी ऑलरेडी 3-4 मीटिंग्स इस पे हो चुकी है। और मैंने खुद पेड़ों के लिए मेरा खुद का एक टाइप प्लान मैंने सेट किया हुआ है। जैसे नंबर 1 इज मियावाकी प्लांटेशन, सेकंड इज प्लांटेशन इन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी। जैसे मैंने बोला कि आप टिपिकल ऑर्नामेंटल्स मत लगाओ, आप ऐसे पेड़ लगाओ कि जो बच्चों के न्यूट्रिशन को हेल्प करे। जैसे आप वहाँ पे आंवला लगाओ, आप कोई फ्रूट ट्रीज लगाओ। किचन गार्डनिंग, किचन में ट्रीज का एक प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है। ग्राम पंचायत के लिए कमर्शियल बेसिस पे ट्री प्लांटेशन, जिसपे ग्राम पंचायत का खुद का अर्निंग बढ़े, तो इस टाइप के हम लोग प्रोग्राम्स लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली आज तक का जो काम रहा वो नेचर को सपोर्टिव ही मेरा रहा। और मेरा खुद का हमेशा ये गोल रहा है कि कोई भी डेवलपमेंट हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। तो आपको नेचर को साथ में लेके साथ में चलना है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनो, तो यूनो ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDGs, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने में मेरा काफ़ी रोल रहा है। मैंने महाराष्ट्र के सभी ग्राम पंचायत को, आज महाराष्ट्र के किसी भी गांव में आप जाओ कि आपको वहाँ का सरपंच, वहाँ का ग्राम सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसको क्यों इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोगों ने इतना ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किया है लोगों का कि आज हर गाँव का आदमी जानता है कि SDGs क्या है, इसमें हम लोग को काम करना है। एक तो एक एरिया होगा। दूसरा अर्बन डेवलपमेंट का जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट का होता है। क्योंकि जो सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है, आपको पता है कि सब रिसोर्सेज लाइक उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, पानी हो या रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिर्फ सिटीज़ नहीं, जो सिटीज़ का जो पेरीफेरल रूरल एरिया, जिसको हम लोग पेरी अर्बन एरिया बोलते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। मैं हमेशा, अभी मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अहिल्यानगर में मैंने इस पर भी काम शुरू किया है। तो मैंने ऑलरेडी ये फोकस किया है कि जो बिग विलेजेस है और जो पेरी अर्बन विलेजेस है, उनको बाजू को निकाल के अभी उनकी एक मीटिंग में कंडक्ट करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि बड़े गाँव और छोटे गाँव के ना सवाल या उनके सामने की जो समस्या होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे बड़े गाँव का प्रॉब्लम होगा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, या उनका प्रॉब्लम होगा पानी। और छोटे गांव का क्या, वो आज भी उनको आंगनवाड़ी चाहिए, उनको स्कूल को बिल्डिंग चाहिए, उनको छोटा मोटा रास्ता चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज अर्बन डेवलपमेंट का है। और एक कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, ये इसको करता है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आके इसमें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडस्ट्री सेक्टर को अर्बन एरियाज़ में डेवलप। अभी मैं उस पर बात नहीं करूँगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन हम लोग रोज़ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हम क्या फेस कर रहे हैं, रोड्स के हो, ट्रैफिक के हो। तो ये तो चैलेंज डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा मिलके हम लोगों को करना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं यूरोप की, हमेशा बात करते हैं सिंगापुर की, मलेशिया की, वियतनाम की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या अलग है जो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लेके हम लोगों को जाना पड़ेगा। और अभी सिटीज़ में इतना स्पीडी डेवलपमेंट है कि जैसे पुणे स्पेशली हम लोग सुना जाता है कि उसकी ग्रीनरी के लिए, तो मैं पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज में था, 12 महीने वहाँ पे सुबह ठंड रहती थी। मतलब अगर समर भी रहेगा मई तो सुबह अब बाहर ही नहीं, इतना ठंड था। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अब एक सेंटेंस है, डेवलपमेंट जब भी आता है सबसे पहला वार पेड़ पे होता है, सबसे पहला वार। आप कभी भी देखो, कोई भी किसी भी टाइप का, आप बिल्डिंग का लो, आप रोड का लो, तो अभी ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी को ना देखते हुए हम लोग इस पर कुछ कंट्रीब्यूट करें और आगे आए। जैसे आपने बताया कि कंप्यूटराइजेशन हो रहा है सब चीज़ों का, बहुत बार इश्यूज देखने में आते हैं कि जितने मल्टीनेशनल जब जो बड़ी ज़मीन लेते हैं वो उसमें टाइटल के इशू को लेकर के रजिस्ट्री होने के बाद भी कोई फैमिली का मेंबर बाद में आता है कि हमारा हत्था वगैरह वगैरह, इन सारे डिस्प्यूट्स को ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी निकलते हैं और बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इस बारे में कंप्यूटराइजेशन आपको पूरा हो जाएगा तो क्या इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी? मदद मिल सकती है डेफिनेटली। मुझे एक चीज़, अभी ये मैं अथॉरिटी से नहीं बोल सकता हूँ, सुना हुआ है क्योंकि उस डिपार्टमेंट में मैंने काम नहीं किया है, लेकिन आजकल जो हम लोग सर्च लेते हैं ना, अब कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो हम लोग सर्च निकालते हैं उसका 30 ईयर्स का,
तो फिर भी उसमें इश्यूज निकलते हैं। तो अभी एक गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है ऑनलाइन सर्च का। तो मतलब क्या होगा कि जितने पोर्टल्स बने हुए, जैसे मैंने अभी बात की कि ऑनलाइन 7/12 है, 8 है, ऑनलाइन म्यूटेशन है, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट से रिलेटेड जो जो सिस्टम्स बने हुए, तो उसको सबको इंटीग्रेट करके एपीआईज जो उनके होते हैं, एपीआईज शेयर करके इसको पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा। और ऑनलाइन मतलब ये सिस्टम पे डिस्कस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहा है कि ये ऑनलाइन सर्च का अगर सिस्टम हम लोग करेंगे तो ये एक चीज़ होगा। उसके साथ में अभी जैसे मैं लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे EQJ कोर्ट्स नाम का एक पोर्टल वहाँ पे अभी बना हुआ है, जो रेवेन्यू के जो केसेस होते हैं, जिसमें लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू होगा, कोऑपरेटिव होगा और IGR, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप्स, जो हम लोग खरीदी खत वगैरह करते हैं। तो ये चारों डिपार्टमेंट की जो केसेस है, इसको इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर लो तो उसका पूरा हिस्ट्री आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शंस कैसे हुआ है, इस प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केसेस है क्या। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो मुझे लगता है ये अगर बन जाएगा ना, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। हाँ, एक चीज आपने और बोली कि बाहर के कंट्रीज में क्या हो रहा है, किसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो वियतनाम में जैसे चाइना में जैसी प्रॉब्लम शुरू हुई कोरोना के बाद, चाइना प्लस लोग बाहर शिफ्ट होने लगे, वियतनाम में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। वियतनाम में सब ऑनलाइन कर दिया, जैसे वहाँ की MIDC जो भी होगी उन्हें कर दिया, यहीं से आप नक्शा देख लीजिए, यहीं से प्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, ₹1 फीट में जो भी देना यहीं से उन्हें कंप्लीट कर करा दिया। तो सारे इंटरनेशनल कंपनीज वहीं पे घर बैठे ही उन्होंने सब प्लॉट ले लिया, वहाँ सिर्फ जाके अपना काम शुरू करना था। नहीं तो यहाँ पे जैसे वहाँ से मल्टीनेशनल आते हैं, यहाँ ज़मीन लेने के इसमें बहुत टाइम खराब हो जाता है। ये देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अभी CM साहब होंगे या PM साहब होंगे या जो मिनिस्ट्रीज है, अभी इस पर कई सारा फोकस करें। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि दावोस का जो कॉन्फ्रेंस हर साल जो होता है, तो अभी फोकस गवर्नमेंट का क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI हम लोग इंडिया में लेके आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में लेके आए। सो लोकल तो इन्वेस्टर्स है ही। तो ये जब हम लोग करते हैं तो उसका मेन यही होता है कि मैंने जैसे बोला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका पर्पज़ यही है कि जो बिजनेसेस को जो दिक्कत आती है, आपने PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म अगर सुना होगा, PM गति शक्ति एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जिसमें यही है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको जो जो परमिशन चाहिए, इंडस्ट्री मतलब जो उसके ओनर है उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप जैसे अभी बीच में जब मैं डायरेक्टर पंचायत राज था, तो वहाँ पे जो मोबाइल टावर्स बनते हैं, तो मोबाइल टावर वालों को भी काफ़ी दिक्कत आती है। अभी उनको कहीं जाना नहीं है, वो ऑनलाइन वो सिस्टम पे एप्लीकेशन डालेंगे, उसका एक पीरियड दिया हुआ उन्होंने, अगर 1 महीने में वो लोकल बॉडी उसको परमिशन देती है, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो लाइक डीम टू बी ग्रांटेड, ये समझा जाएगा। तो इस तरीके से अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। मुझे पता है कि इसमें कई सारा काम अभी होना बाकी है, पर मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पर सोच रही है, उस पर काम कर रही है। जैसे MIDC हो या जो सिडको हो, सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। अभी वो थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं करता हूँ एरिया से, लेकिन जो मीटिंग्स में हम लोग देखते हैं तो उसमें समझता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो गवर्नमेंट ट्रैक पे है मुझे लगता है। यस, मुझे अभी बीड़ के जिला परिषद CO का फोन आया था। अच्छा। और उन्होंने बोला था कि मुझे एक EI ट्रेनिंग बस बनाना है। अच्छा। तो उनसे पूरी रूपरेखा मैंने समझ के ले ली कि एग्जैक्टली आपको क्या दिमाग में क्या है। शायद अजित पवार आने वाले 2 दिन में बीड़ और उनके सामने वो प्रस्ताव रखना था, तो हमने वो प्रस्ताव उनको दे दिया। उसमें बस भी रहेगा, उसमें पूरे AI टूल्स रहेंगे, और वो बस हर गांव में जाके बच्चों को उसमें ट्रेनर भी रहेंगे और वो ट्रेन करेंगे, LEDs भी रहेंगे, तो बाहर से भी बच्चे देख सकते हैं और अंदर भी जाके उसको देख सकते हैं, या फिर स्कूल में भी जाके डायरेक्ट हम लोग उसको AI ट्रेनिंग देंगे। तो उसके बाद मुझे 3-4 जिला परिषद के CO से फोन आ गया कि ये हमें भी करना है। बीड़ में आपने शुरू कर दिया? तो हमने हमने उसके साथ मैंने प्रपोजल्स बना के उनको दे दी। एक ऑलरेडी हमारे यहाँ अहिल्यानगर में, हमारा इनिशिएटिव नहीं है, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ऑलरेडी इस तरीके का बस अभी 15 दिन के लिए हमारे अहिल्यानगर में ऑलरेडी आ चुका है, और वो हर स्कूल में जाके वो वही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है या साइबर सिक्योरिटी है, तो इस पर ट्रेनिंग देगा। लेकिन मुझे लगता है एक बस सफिशिएंट नहीं है। तो एक्चुअली इसको क्या है, मेरा एक इनिशिएटिव मैं इसमें बोलता हूँ, मैं अभी इसको कर रहा हूँ। मैंने एक इनिशियल फेज में अभी जो मेरी करीबन मेरे अंडर अभी अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में 3800 स्कूल्स हैं, 3800। तो मैं अभी मतलब प्राइमरी स्कूल्स, तो हाई स्कूल्स है वो तो अलग है। तो मैंने अभी एक प्रोग्राम इनिशिएटिव जिसकी गाइडलाइंस अभी बन रही मेरे यहाँ पे, तो मैंने
फर्स्ट फेज़ में 500 स्कूल्स मैं चूज़ करने वाला हूँ, जिसको मुझे आइडियल स्कूल्स बनाना है। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। और उसमें ये कंपोनेंट मैंने ऐड किया है कि इसमें IT रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहिए, जैसे बेसिक AI सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो इसको हम लोग अभी इनकॉर्पोरेट मैं खुद भी कर रहा हूँ। और मेरे अभी उसका नाम नहीं, एक मेरे पहचान की एक दोस्त की सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो उसका सिलेबस भी ऑलरेडी बना रहा है, पूरे शिक्षण संस्था के साथ काम कर रहा है, और एक उसका सिलेबस उसने ऑलरेडी बना लिया है। तो मतलब ये तो डेफिनेटली है कि ये इट इज़ द नीड ऑफ टाइम कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, और रूरल के, वो 2-3 ही एरियाज़ में थोड़ा डिफर करते हैं। एक होता है इंग्लिश, सेकेंड होता है IT। इस एरियाज़ में रूरल में काम करना पड़ेगा। आपसे कनेक्ट करेंगे वापस, मेरा भी फ़ोन आएगा आपको। हमने उसमें उन्होंने CCI के बारे में बताया था, तो ये है कि काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। प्लस मैंने उनको बोला कि हम लोग उसमें रोबोट का भी कर सकते हैं, रोबोटिक्स का भी हो सकता है। सही, हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। सही बात है। रोबोटिक्स ऐड कर सकते हैं, ड्रोन का ऐड कर सकते हैं। भाई ये अच्छा ये करना पड़ेगा हम लोगों को। सर एक क्वेश्चन पूछना कि हर कंट्री में कैसा है, जैसे हम लोग जापान गए थे तो वहाँ पे कैसा है, बच्चों को स्कूल से फ्री में से भी क्लीनिंग का सिखाते, जैसे अभी आप स्किन वाला डाल रहे हो, बाकी चीज़ें सिखा रहे हो, तो एक अपने इंडिया में भी ऐसा एक कुछ आप कर सकते हो इसके ऊपर कि बच्चों को बेसिक से ही पता चले कि वो इतना एरिया अपने को क्लीनिंग के लिए रखना है। मैम देखिए, अभी इसमें क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि स्वच्छता की शुरुआत है ना खुद से होती है। इस सेक्टर में इतना काम किया है मैंने मेरी 22-23 साल की ज़िंदगी से। मैंने गांव में जाके कई बार हॉल्ट किया हुआ है, और कई गांव में जाके मैंने खुद क्लीनलीनेस कैंपेन्स लिए हुए। अभी एक एग्जांपल अगर दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये सही है कि बच्चों को आप दो। अभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कचरे वाली बाई, अगर कोई इकट्ठा, वो कचरे वाली बाई नहीं, हम लोग कचरे वाले, वो तो सफाई वाली है, वो तो सफाई, उसको हम लोग कचरे वाली बाई या कचरे वाला आदमी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल से इसका एजुकेशन दिया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन में जो मतलब एक्चुअली निर्मल ग्राम अभियान से शुरू हुआ था 2001 से, तब से हम लोग इसमें काम करें। आज 2014 से इसको स्वच्छ भारत मिशन बोलते हैं। तो इसमें स्कूल्स में अगर आप, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अभी आपको कभी भी इनवाइट करूँगा कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की जो स्कूल्स हैं उसको आप डेफिनेटली विजिट करेंगे, आप सरप्राइज हो जाओगे। इतना क्लीनलीनेस आपको दिखेगा, इतनी नीट एंड क्लीन स्कूल्स, हर क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम बना हुआ है, वहाँ पे कंप्यूटर, सब स्कूल में नहीं होगा, कई सारे स्कूल्स में आपको दिखेगा। मेरे पास अभी एक्चुअली प्रेजेंटेशन में आपको अगर फोटो दिखाऊँ तो भी आप सरप्राइज हो जाओगे। तो स्कूल्स में हम लोग उनको सिखाते ही है। और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है, अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2025। इसमें भी हम लोग समाज में जाके लोगों से पूछते हैं कि स्वच्छता के बारे में आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। तो बच्चों को डेफिनेटली पढ़ाया जाता है, स्कोप अभी भी है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ टीचर्स के बस की ये बात नहीं है, थोड़ा पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। और एक चीज़ है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे बड़ी ग्राम पंचायत जो है, आज मैं हमेशा जब मीटिंग लेता हूँ तो उनको मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जो बिग ग्राम पंचायत से, पेरी अर्बन ग्राम पंचायत है, कि आज आप लैंड लेके उसको रिजर्व करिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को। क्योंकि क्या होता है, देखिए कहीं भी अगर आप वेस्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे तो आजू बाजू के लोग उसको अपोज करते हैं, वो होने नहीं देते। उनको लगता है कि यहाँ पे गंदगी फैलेगी, हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो पहली तो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि आप लैंड रिजर्व करिए। और सेकंड, स्वच्छ भारत मिशन में एक मेजर कंपोनेंट है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें भी हम लोग काम करें। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चों को नहीं, हर किसी को ये सिखाने की ज़रूरत है। एक सीधी बात है, हम लोग बोलते कि ओला सूखा कचरा, मतलब क्या बोलते हैं कि डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, इसको अलग करिए। आप देखिए अपने खुद के घर से, हम लोग करते हैं क्या घर पे? नहीं करते। तो हम लोग नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि कितना डिफिकल्ट है आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है, इसको सोशल मूवमेंट लगेगा इसको करने के लिए। तो यही है स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग, मैंने तो काफ़ी काम इस सेक्टर में किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन विशाल भाई का। हमने ऑब्जर्व ऐसा किया है कि जब तक बच्चे हमारे 8th-9th स्टैंडर्ड में ना, उनको सिखाते हैं बाहर गाड़ी के बाहर कचरा नहीं डालना है, और जैसे 10th के आगे चले जाते खुद ही डाल देते बाहर। हाँ, होता है। लास्ट क्वेश्चन विशाल भाई, आज की जो युवा जनरेशन है, इस युवा जनरेशन को ये सिविल सर्विसेज में आने के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
और आपका एक जर्नी इंस्पिरेशनल जर्नी रहा है आपका राइट फ्रॉम स्कूलिंग. आई हैव रेड योर आर्टिकल्स एंड आई हैव रेड योर इंटरव्यूज ऑल्सो. आई हैव सीन कि आपका जो जर्नी है, आपके जर्नी में आपने जैसे बोला आपको 4th स्टैंडर्ड में भी स्कॉलरशिप मिला, 7th में भी मिला, 10th में भी मिला. रीडिंग इज़ योर पैशन. तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही है मुझे एक सोशल मीडिया जो एक ऑब्स्टेकल आ रहा है आज के युवा जनरेशन में, तो हाउ शुड दैट बी टैकल? बिकॉज सबके जो युवा जनरेशन है तो उनके लिए एक आप संदेश क्या देना चाहोगे? दो पॉइंट्स पे विशाल जी ने मतलब एक तो सोशल मीडिया, सेकंड इज़ रीडिंग. मैं हमेशा, आज भी सुबह मैं एक प्रोग्राम में गया था और मैं इंसिस्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी मतलब अहिल्यानगर में हूँ इसलिए मैं अभी एक वाचन प्रेरणा कैंपेन वहाँ पे शुरू कर रहा हूँ. तो ऑलरेडी मेरा काम उस पर शुरू हो चुका है. मेरी इनिशियल्स 2 मीटिंग भी इस पर हो चुकी है. और मुझे हमेशा लगता है कि जो सेंसिटिविटी जो कम हो रही है, जो संवेदना थोड़ी कम हो रही है, उसका एक मेन रीज़न है कि समाज रीडिंग से दूर जा रहा है. हम लोग क्यों बने? अभी मैं अगर खुद को देखता हूँ तो मैंने आई वॉज एंड आई एम अ होरेसियस रीडर. मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है. मैं जाते जाते, जैसे मैंने बोला कि लास्ट हफ्ते में मैंने 2 किताबें ऑलरेडी पढ़ ली है. मेरा टारगेट होता है कि मेरे को 2-3 किताबें पढ़नी है, तो मेरे पास हमेशा स्टॉक रहता है. मैं एक महीने भर में शॉप में जाता हूँ, 8-10 किताबें खरीद लेता हूँ. और मेरा टारगेट होता है कि महीने 2 महीने में इसको पढ़ के ख़त्म करो, आगे का पढ़ो. तो एक तो चीज़ है कि अगर आपको बच्चों को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो आपको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रीडिंग की तरफ आप डाइवर्ट करिए. मेरा परसों का एक्सपीरियंस बोलता हूँ. मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी लोगों की मैंने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग ली. करीबन 100 लोग थे. मतलब मेरे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स थे, एक्सटेंशन ऑफिसर्स थे, केंद्र प्रमुख थे. तो मैंने सबके साथ मीटिंग की और उनको पूछा कि आपको क्या लगता है बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने बोला कि वो ऐसा होता है, उनके घर पे ये होता है, वो होता है, उनके माँ बाप पढ़े नहीं होते, उनको फैसिलिटी नहीं होता है. ये सब उन्होंने बहुत सारे दुनिया भर के रीजंस मेरे को बोल दिए. फिर मैंने बोला मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप इतने लोग यहाँ पे बैठते हो, आप में से कौन कौन पढ़ता है, किताबें कौन कौन पढ़ता है? और मैंने बोला कि झूठ हाथ में ऊपर मत करना, क्योंकि मैं आगे आपने क्या पढ़ा ये पूछने वाला. तो 100 लोगों में 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया. मैंने बोला आप अभी आपको समझ में आएगा कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आप नहीं पढ़ते. जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो खुद नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या मॉरल राइट है कि आप बच्चों को बोलो? तो मुझे लगता है कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मराठी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, इतने बड़े बड़े मतलब लोग इसमें होके गए लेखक, तो बहुत बड़ा मतलब भांडार जिसको हम लोग बोलते हैं ये है. तो बच्चों को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स रीडिंग. मैं हमेशा हर जगह जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मेरे इस यहाँ तक पहुँचने का मेन रीज़न है मेरी रीडिंग हॉबी जो थी बचपन से. मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको कितनी किताबें मैंने पढ़ी हुई है. एक चीज़ ये है. दूसरा, सोशल मीडिया की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडियन आदमी का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे से ज़्यादा है. एवरेज स्क्रीन टाइम मतलब हम लोग जो मोबाइल या लैपटॉप या टैब देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पे? तो ये कंटेंट हम देखते नहीं है, हमको दिखाया जाता है. क्योंकि जैसे आपने बोला कि AI वहाँ पे यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपने एक बार क्रिकेट का वीडियो डाल दिया सचिन तेंदुलकर का, वो अपने आप आपको क्रिकेट की वीडियो दिखाना चालू करता है. आपने कार्टून डाला वो दिखाना, क्योंकि वो आपके माइंड को रीड कर रहा है, उसको समझ रहा है कि ये जो है ये बंदे को क्या चाहिए, वो आपको दिखा रहा है. तो एक चीज टाइम ऐसे आता है कि आप देखते नहीं, वो आपको दिखाता है और हम लोग पूरा उसमें लाइक डाइवर्ट हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया के कुछ प्लस पॉइंट भी है. तो एक ही है कि बच्चों को अगर सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखना है या थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो मुझे लगता है कि और उनको और ऑप्शंस हम लोग को देना पड़ेगा. जैसे मैंने रीडिंग बोला या सोशल सर्विस बोला. अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे या इंडिया के भी कई पार्ट्स में, तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, तो सोशल सेक्टर्स में भी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि वो सोशल सेक्टर में कुछ काम करे. तो थोड़ा सा हम लोगों को, अगर हम लोग उनको ऑप्शंस देते हैं कुछ, तो बच्चे डाइवर्ट नहीं. तो अभी क्या होता है, देखो बच्चा छोटा होता है, खाना नहीं खाता है, माँ टीवी लगाती है, बोलते खा, मोबाइल देती है हाथ में. तो ये यहीं से शुरुआत होती है ना. तो पहला एजुकेशन है ना, माँ बाप से शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके सोशल मीडिया. और सबसे डेंजरस चीज़ इसका क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि फेक न्यूज़ बहुत आती है. मतलब और अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा कंटेंट प्रोवाइडर ये सोशल मीडिया बन गया है. और आप अगर उसको क्रॉस वेरीफाई करोगे तो कई सारी उस पर न्यूज़ जो है ना लिटरली फेक होती है. और जैसे अभी आप देखते हो कि जाति जाति में टेढ़ निर्माण करने का काम करने का भी वहाँ से. तो मुझे लगता है कि हम वही है कि बच्चों को हम लोग एजुकेट करें, स्ट्रेंथन करें कि इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें. और
तो ये दिस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंटेंट वैसे समझ में भी नहीं आता कि वो सही क्या है। सही है क्या? मेरे पास एक जालिम उपाय है इसका। जैसे हमारे बचपन में अब जैसे टीवी फर्स्ट टाइम आया ना, तो उसका एक टाइम शेड्यूल था, शाम को 6 से 9 10 बजे उतना एक टाइम शेड्यूल था। तो गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन सब सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि इतना ही सोशल टाइम रहेगा। 2 घंटे यूट्यूब यूज करो, 1 घंटा जो ह्यूमन राइट्स वाले उठ के बैठ जाए। थैंक यू सर। हाँ, आप क्लोज करो। आनंद सर का एक दिल से जो ट्री प्लांटेशन जो है वो सबसे दिल से जुड़ा हुआ है। सर, अभी जीतो ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, नौकार महामंत्र दिवस का अभियान चलाया था, जिसका आपको पता है। मैं भी जुड़ा था उसमें। हाँ सर, और सभी हम लोग सभी जुड़े थे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हमें 9 संकल्प दिए थे, और 9 संकल्प में से एक संकल्प था एक पौधा माँ के नाम। सो रिसेंटली ही हमारे एपेक्स की गाइडलाइन आई है, और हमारे सभी चैप्टर्स को, अभी इंटरनेशनल चैप्टर्स को हमें अवगत कराया है कि हमें हर मेंबर से एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाना है, और उसके ऊपर अपनी माँ का नाम लिखना है, और उसे खुद में ही पाल पोस कर बड़ा करना है। ऐसा एक जो आया बहुत है, बढ़िया, जो पता है मुझे। प्रधानमंत्री जी का हमारा ऊपर आदेश था, और जो 9 संकल्प दिए थे उसमें से पहला संकल्प ये हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है। वेरी गुड, मतलब आप मतलब हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। मैं आपको एक चीज़ मैं आप ऐड करूंगा। एक मिशन लाइफ नाम का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मुझे लगता है कि इसको भी थोड़ा लोगों में लेके जाने की ज़रूरत है, जिसमें मतलब जो नेचर अभी जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अनइवन बारिश, ये तो मुझे लगता है कि ये मिशन लाइफ जो प्रोजेक्ट है इसमें छोटे छोटे पैरामीटर्स दिए गए। जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो 4 लोग 4 गाड़ी न लेके जाते हुए 1 गाड़ी लेके जाओ, तो आप उतना कार्बन इमिशन कम करोगे। या इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरली हम लोग यूज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तो कहीं पे जो दगड़ी कोलसा हम लोग बोलते हैं कोल, वो बर्न हो रहा है, वो नेचर को हैम्पर कर रहा है। हम लोग इसका यूज़ कम करेंगे, उधर उतना बर्निंग कम होगा। तो ये जो सोशली लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, ये मिशन लाइफ में दिया हुआ, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली सर, हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जीतो पुणे की तरफ से और चैप्टर की तरफ से भी मैं आपको निवेदन करूंगा, और स्मिता भाभी को भी निवेदन करूंगा कि आप भी सक्रिय जीतो में हिस्सा लें, क्योंकि आपका ही परिवार है, और आपकी जो भी एबिलिटी है तो हमारे परिवार को ही काम आएगी। तो मैं आपको भी विनती करता हूँ कि आप भी लेडीज़ विंग में वगैरह थोड़ा सा आप भाग लीजिए, जितना भी आपको टाइम मिलता है। तो ये हमारी नम्र निवेदन है। तो आगे वोट ऑफ थैंक्स। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं किशोर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज, और इतना कुछ सीखने को मिला। आनंद जी भंडारी का जो 22-23 साल का अनुभव है, खजाना है, उसमें से हमें सिर्फ एक आइसबर्ग का जो बोलते हैं ऊपर का जो दिखने को मिला है। इतना बड़ा खजाना है, इसमें मेरे ख्याल से कितने टाइम निकल जाए तो भी नए चीज़ें सीखने को मिलेगी, और कितना बड़ा चैलेंज है। मतलब एक उन्होंने सिंपल एग्जांपल दिया कि हम जो बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसमें जो हमको सेटिस्फैक्शन या जो कुछ भी हम लाइफ में अचीव करते हैं, उससे ज़्यादा कितने गुना ज़्यादा उस गवर्नमेंट जॉब में या इस ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद कितना पोटेंशियल है, ये आज हमको पता चला कि उसमें कितना सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। और आज टाइम चेंज हो रहा है, पहले जैसे ऐसा नहीं रहा कि गवर्नमेंट जॉब का जो एक फोबिया रहता था। नाउ टाइम्स आर चेंजिंग, और अभी ज़रूरी है, हमारा जीतो भी JTF के थ्रू ये सब काम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेज रहा है, तो इसको और हमको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे उन्होंने सही बताया कि जय इसमें इन्वाइट है हमारे में सर्विस, दूसरों को सर्व करना, तो इसके लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये आज हमको इस माध्यम से अभी सभी को हमको अवगत कराया, तो बहुत बड़ा धन्यवाद। आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब समाज के लिए भी एक हमारे लिए गर्व की बात है, जैन समाज के लिए और नेशन के लिए भी। थैंक यू। आप जैसे लोग और जुड़ेंगे तो भारत का बहुत ही ज़्यादा कल्याण होगा। मोदी जी है, हमारे CM है, इनके लाइन में आप ऐसे आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है।
आप सबका धन्यवाद, आप सब आए और इस प्रोग्राम को चांद लगाए। थैंक यू किशोर भाई। कॉफ़ी टेबल मीट सर, जैसा हमने बताया कि आपके समक्ष ऐसे क्रिस्प प्रोग्राम लाते हैं और हमारे ऐसे एक्सपर्ट को या ऐसे व्यक्ति को रूबरू आपसे करवाते हैं कि मीन्स 1 घंटे में भी हम लोग कितने सारे अपन सीखने को मिल गया। तो मैं जीतो पुणे चैप्टर की ओर से कॉफ़ी टेबल मीट का भी बहुत सारा धन्यवाद अदा करता हूँ। एक बार खड़ा हो जाइए, अभिजीत के लिए टीम खड़े हो जाइए कॉफ़ी टेबल मीट की। ये कॉफ़ी टेबल मीट है, ये कमेटी है। अभिजीत ने ना मुझे छोड़ा नहीं, मैं आपको बोला मुझे बोला आपको आना ही पड़ेगा। छोड़ हमारी जो भी कमेटियाँ है ऐसे ही हमारे ऐसे लोग जो इसमें हैं, अभिजीत जैसे ही जो प्रतिभाशाली लोग हैं ये हमारी कमेटियों में हैं। तो थैंक यू अभिजीत, थैंक यू किशोर भाई, आनंद भाई और प्रसन्न भाई, अनिल भाई कि आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। यस सर। दिनेश जी, यस सर। मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट ऐसा है हाँ। कि आनंद भाई ने अपना तो बहुत सारा समय जीतों के लिए दिया है, जीतों के लिए हमने धन्यवाद दे रहे हैं उनको रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, ये सही बात है। इसमें ऐड करने वाला ही था कि हम काफ़ी हमारे मेंबर्स रोटरी में, लायंस में सभी लोग कोई ना कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जैन सोशल ग्रुप में, हर तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जैन तो मेजर रिटर्न गिफ्ट मैं ही मांग लेता हूँ। हाँ। मुझे आप अहिल्यानगर में CSR से हेल्प करिए या आपकी इसमें से हो जाए आपने CSR वाले बहुत लोग हमारे रिस्पेक्टेड सर ने बताया, सुमतिलाल जी लोढ़ा ने बताया कि रिटर्न गिफ्ट क्या देते हैं। तो अभी मैं जीतो की तरफ से तो वो रिटर्न गिफ्ट का मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों से। लेकिन हम आप अहिल्यानगर के CEO है, सो वी आर इन अ रोटरी ऑल्सो सर। सो हम लोग जो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं, तो और मेरा क्लब भी डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करता है। तो वैसे हम 20 या 25 टीवी संच जो है ये पूरा हम अहिल्यानगर को दे सकते हैं। यस थैंक यू। दिस इज द स्मॉल जीतों का भी जा सकता है ना, और एक आधा जब भी इनका कार्यक्रम रहेगा ना तो कार्यक्रम हम लोग स्पॉन्सर भी कर सकते हैं सर। सो दिस इज भी हम कमेटी तो डिस्कस करके हम सब अलग अलग कमेटी मिलके सर को एक 100 टीवी का, हम रोटरी है, अपना जीतो है, लायंस है और जो भी है, हम 100 टीवी उनको जहाँ पे देना है हम उनके डिजिटल क्लासरूम। दिनेश भाई ने पहले भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे गांव में ऑलरेडी 6 टीवी उन्होंने मैंने ये किया था। तो हमारे गांव के हर स्कूल में उनका रोटरी का टीवी लगा है। मेरी तरफ से 5 टीवी दे देता। तो 100 आपने को कर रहा है, आपके लिए पर्सनल हो गया। अभी आपका जो क्लब है, जो आपने कल रात को बजाया 72 मेंबर का कॉफी वाला, तो हर एक का एक हो गया, वो 70 टीवी हो जाएगी। तो आपने को 100 दे रहा है, तो अपन मिलके अभी वो फाइनल करते हैं। तो सर थैंक यू, तुम्हारा ही धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।